हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग वेरियस प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने हाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा। उसी सीरीज़ में आज हम लोग सल्फोनेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सल्फोनेशन प्रोसेस में एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है SO3H, इसका एडिशन होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एडिशन या कहिए इनकॉर्पोरेशन होता है किसी और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो बेसिकली जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं HOSO3H, ये है H2SO4। तो SO3H ग्रुप का या इसके सॉल्ट का SO3 ग्रुप के अगर सॉल्ट बनाएंगे तो SO3Na या अदर सॉल्ट भी इस तरह बन सकते हैं, या हो सकता है कि इसके हैलाइड्स का तो SO3Cl। तो इनका एडिशन हम लोग किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाता है सल्फोनेशन प्रोसेस। तो सल्फोनेशन प्रोसेस बेसिकली क्या है? सल्फोनेशन प्रोसेस इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सल्फोनिक एसिड ग्रुप means SO3H group or its salt SO3Na or its halide are incorporated or introduced in an organic compound। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, एक मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है RH आपका, इसमें हम लोग एडिशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो हम लोग लिख सकते हैं SO3HO। इस तरह हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को लिख सकते हैं। रिएक्शन होती है अप्रॉक्सीमेटली 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, जो एल्काइल ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका OH, ये दोनों आपस में कंबाइन करके निकल जाते हैं और ये SO3H ग्रुप जो है ना यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो R के बाद SO3H प्लस H2O फॉर्म हो रहा है जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट ले रहे हैं। तो बेसिकली सल्फोनेशन प्रोसेस क्या है? सल्फोनेशन प्रोसेस में एडिशन, सल्फोनेशन प्रोसेस में केमिकल प्रोसेस है जिसमें इनकॉर्पोरेशन होता है सल्फोनिक ग्रुप का या उसके सॉल्ट का या उसके क्लोराइड्स हैलाइड्स का, बेसिकली बोल दीजिए हैलाइड्स का एडिशन होता है। रिएक्शन क्या होती है? RH, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हमने लिखा है HOSO3H, तो इसका OH और ये एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन निकल के H2O बना लेते हैं और SO3H ग्रुप जो है ना अटैच्ड हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन, इसके लिए जैसे सारे रिएक्शंस के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कि कैटलिस्ट चाहिए या एजेंट चाहिए, उनके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शंस होंगी। तो वैसे ही सल्फोनेटिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके प्रेजेंस में ये सल्फोनेशन रिएक्शन होती हैं। तो मेजर जो सल्फोनेटिंग एजेंट जो अभी यूज़ होते हैं वो 3 टाइप में या 3 कैटेगरीज में उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 नेम है। सबसे पहला ग्रुप है जो सल्फर ट्राईऑक्साइड और उसके कंपाउंड्स हैं। तो SO3 मान लीजिए, SO3 और उसके कंपाउंड्स, उसके साथ अगर किसी के साथ कोई रिएक्शन करा दी जाए या कोई और कंपाउंड उसके साथ अटैच कर दिया जाए तो सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड कंपाउंड्स पहला सल्फोनेटिंग एजेंट हो गया। दूसरा सल्फोनेटिंग एजेंट जो है ओलियम हम लोग जानते हैं H2S2O7 उसका फार्मूला होता है H2S2O7। तो इसको इस तरह भी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिकली ये मिलता कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड है, आप उसमें SO3 को आप डिज़ोल्व कर दीजिए तो ओलियम मिल जाता है हमें। तो पहला सल्फोनेटिंग एजेंट अपना हुआ सल्फर ट्राईऑक्साइड और इसके कंपाउंड्स हैं। दूसरा सल्फोनेटिंग एजेंट हुआ जो ओलियम है, और तीसरा सल्फोनेटिंग एजेंट जो है सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। जैसे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फोनेटिंग एजेंट। तो बेसिकली हमने देखा कि 3 सल्फोनेटिंग एजेंट हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा भी होते हैं सल्फोनेटिंग एजेंट, ऐसा नहीं कि बस 3 ही होते हैं, लेकिन जो मेजरली यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में उसी के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 मेजर सल्फोनेटिंग एजेंट हैं। अब
ये सल्फोनेटिंग एजेंट के बेसिकली हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे अगर सल्फोनेटिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एयर है और साथ में SO3 है, एयर SO3, इसका जो है ये एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे किसी भी रिएक्शन में, तो क्या होगा। वैसे जो तीन आउट ऑफ द ऑल थ्री सल्फोनेटिंग एजेंट जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा जो नए प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसेसेस अभी डेवलप हो रहे हैं, वो इसी सल्फोनेटिंग एजेंट के बेसिस पे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जब हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड और एयर एज सल्फोनेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले सल्फर ट्राईऑक्साइड को डाइल्यूट करते हैं ड्राई एयर से। इसका मतलब मिक्स करते हैं ड्राई एयर उसमें, और फिर जो है उसके बाद ऑर्गेनिक फीड स्टॉक जो है उसको डायरेक्टली हम लोग रिएक्ट कर देते हैं इससे। अब SO3 जो है अपना ये कहाँ से मिल सकती है, लिक्विड SO3 हो सकती है, या हम लोग इसको सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र को हम लोग बर्न करते हैं जब, तब भी हम लोग को सल्फ़र डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन उसका करते हैं तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिलती है। तो ये इसके फीड स्टॉक जो अपना ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है, उसका सोर्स हो सकता है लिक्विड सल्फर ट्राईऑक्साइड हो सकता है, या जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस करें सल्फ़र के बर्निंग से, वहाँ से हम लोग को सल्फर ट्राईऑक्साइड मिल सकता है। रिएक्शन जो है ना बहुत रैपिड होती हैं इसके साथ। सल्फर ट्राईऑक्साइड यूज़ करना, अगर सल्फोनेटिंग एजेंट यूज़ किया जा रहा है तो रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है, लेकिन एक इशू इसके साथ ये है कि साइड रिएक्शंस भी होती हैं। अगर यूज़ किया जा रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट, तो साइड रिएक्शंस भी होती हैं। जब साइड रिएक्शन होती हैं तो प्रोसेस पैरामीटर को हम लोग को बहुत टाइटली कंट्रोल करना पड़ता है। टाइटली कंट्रोल का मतलब, इफ़ मान लीजिए टेम्परेचर ही है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना है। अगर 450 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास लीवरेज नहीं कि 460 पे भी कर लें या 470 पे भी कर लें तो रिएक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इम्पैक्ट हो जाता है। तो हम लोग को टेम्परेचर भी है और जो भी कंडीशंस हैं, कंसंट्रेशन है या प्रेशर है, तो बहुत प्रिसाइजली हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट साइड रिएक्शंस। साइड रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को जो पैरामीटर्स हैं बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे इसमें रिएक्शंस कैसी होती हैं, जैसे एसिड के साथ रिएक्शन अगर देख लेते हैं, ROH कोई एसिड है, उसमें SO3 ऐड कर रहे हैं, SO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बेसिकली क्या होगा, RO उसके बाद SO3H ऐड इसमें ऐड हो जाता है। और कोई जैसे बड़ा अल्कोहल ले लें, रिएक्शन देख रहे हैं, एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। SO3 है रिएक्टेंट, प्लस रिएक्शन हो रही है, लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल है, तो CH2 का होल थ्राइस OH। अब इसमें रिएक्शन होएगी तो क्या होगा, यहाँ पे O के बाद SO3 ग्रुप आके बस ऐड हो जाता है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 10 CH2 O CH2 का होल थ्राइस O SO3, तो बेसिकली SO ये कह देते हैं OH, ये आपका कंपाउंड बन जाता है। जो कॉस्ट अगर हम लोग देखें सल्फोनेटिंग एजेंट्स की, तो SO3 अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, SO3 यूज़ किया जा रहा है एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट, तो इसकी पूरे प्रोसेस की कॉस्ट, SO3 प्रोड्यूस करना थोड़ा सा कॉस्टली है इन कंपेरिजन टू सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन SO3 की अगर जो ओवरऑल कॉस्ट है SO3 प्रोसेस की, वो जो है ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज़ किया जाए या ओलियम यूज़ किया जाए, उससे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो ज़्यादा प्योर मिलते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं। तो ये सल्फर ट्राईऑक्साइड एयर के साथ जब यूज़ किया जाता है, तब बेसिक प्रोसेस क्या होता है और ये इसकी कॉस्ट कैसी होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो रिएक्शन फास्ट होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि जो प्रोसेस पैरामीटर होते हैं उनको टाइटली कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस जो है ना अलाउ नहीं किया जा सकता, जिससे अगर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे
तो साइड रिएक्शंस ज़्यादा होंगी, साइड रिएक्शन ज़्यादा होंगी तो प्रोडक्ट की ईल्ड जो है, हमारी जो डिज़ायर प्रोडक्ट है उसकी ईल्ड कम हो जाएगी। दूसरा जो है सल्फोनेटिंग एजेंट जो है ओलियम है। ओलियम जो है एक्सेसिव बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। जब बेंजीन का जब हम लोग सल्फोनेशन, बेंजीन नहीं, एल्काइलेटेड बेंजीन, जैसे लीनियर एल्काइल बेंजीन है, तो उसका जब हम लोग सल्फोनेशन करते हैं तो उस सल्फोनेशन प्रोसेस में ओलियम का ज़्यादा यूज़ होता है। इस प्रोसेस से में SO3H ऐड होता है। लेकिन जब ओलियम हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक इशू ये है कि जैसे वाटर जो बनता है तो डाइल्यूट करता जाता है SO3 की कंसंट्रेशन। जैसे ही कंसंट्रेशन आपकी जो है इनकी जो एल्काइलेटिंग एजेंट, जो ये हम लोग सल्फोनेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन 90% से कम हो जाती है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो एक बड़ा ड्रॉबैक जो है ओलियम के साथ, या जब हम लोग H2SO4 यूज़ कर रहे हैं तब ये है कि उसकी कंसंट्रेशन का हम लोग केयर करना पड़ता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा वाइडली जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम, जो नए प्रोसेस हैं उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर अभी तक का देखें प्रोसेसेस में तो ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड ही ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे थे, तो ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं। और बेंजीन की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ओलियम होता है वो एल्काइल बेंजीन और फैटी अल्कोहल्स को जो है उसका सल्फोनेशन करा के हम लोग डिटर्जेंट बनाते हैं। लेकिन हम लोग को केयर क्या करनी पड़ती है कि जो वाटर फॉर्म होता है वो डाइल्यूट कर देता है। किसको डाइल्यूट कर देगा? जो हम लोग ओलियम यूज़ कर रहे हैं या आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो उसको डाइल्यूट कर देगा। उसके बाद फिर डाइल्यूट कर देगा तो फिर कंसंट्रेशन 90% से, अगर उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए स्ट्रेंथ उसकी 90% से कम हुई तो रिएक्शन स्टॉप होती है। तो हम लोग को एक मतलब ये केयर करना पड़ता है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है ओलियम की या सल्फ्यूरिक एसिड की उससे कम ना हो पाए। जैसे रिएक्शन अगर होगी तो हम H2SO4 का देखें, OH है प्लस एल्काइल बेंजीन को एल्काइलेशन प्रोसेस से हम लोग एल्काइल बेंजीन बनाते हैं। तो एल्काइल बेंजीन का मतलब एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, ये एक एल्काइल ग्रुप है। इसमें जब आप रिएक्शन कराओगे तो SO3H ग्रुप ऐड होगा। तो SO3H ग्रुप ऐड होने के लिए यहाँ भी हो सकता है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो किसी भी पोजीशन पे ऐड हो सकता है। तो जस्ट हम लोग यहाँ शो कर दे रहे हैं, जैसे ये कंपाउंड है, ये एल्काइल ग्रुप सेम रहेगा, एल्काइल ग्रुप पे ऐड नहीं होगा CH3। यहाँ पे आपका SO3, ये OH, ये ऐड हो गया। तो ये प्रोसेस था किसका? ओलियम। अगर हम लोग ओलियम एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तब का ये प्रोसेस था। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें हम लोग तो उसमें भी बेसिकली इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है जब हम लोग इन बेंजीन या एल्काइल बेंजीन का हम लोग सल्फोनेशन करते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है ओलियम। अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें तो प्रोसेस जो उसमें इशू आया था ओलियम के साथ, वो इसके साथ भी इशू आएगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन वाटर फॉर्मेशन इसमें होता है, वाटर फॉर्मेशन हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से वाटर फॉर्मेशन उसमें भी होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेसिकली, तो इसका ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है हम लोग सर्फेक्टेंट बनाने में यूजुअली नहीं करते हैं। जैसे H2SO4 एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, सल्फोनेटिंग एजेंट, इसको हम लोग क्या नहीं करते हैं, इसको जो बेंजीन है लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है, इसके लीनियर एल्काइल बेंजीन को सल्फोनेशन के लिए नहीं यूज़ करते हैं। तो लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो बेसिकली डिटर्जेंट है जो यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड, तो उसको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जो हाइड्रोट्रोप्स होते हैं,
किसको, हाइड्रोट्रोप्स। तो ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोट्रोप्स के सल्फोनेशन में इसको यूज़ किया जाता है, और जो फिर हाइड्रोट्रोप्स को एजोट्रॉपिक जो कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उस कंपाउंड को हम लोग जो है डिस्टिलेशन से एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, जब दो ऐसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस बहुत कम हैं, तो नॉर्मल डिस्टिलेशन उस केसेस में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूज़ करके फिर हम लोग उनको आप सेपरेट कर लेते हैं जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और वाटर जो है फॉर्म है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो इस ऐसे रिएक्शंस में जहाँ पे एजियोट्रॉपिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं हाइड्रोट्रोप्स की रिएक्शंस में, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली तीनों जो आपके सल्फोनेटिंग एजेंट हैं उनके एप्लीकेशंस हमने देख लिए कि सल्फर ट्राईऑक्साइड का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे हम लोग को बहुत प्योर प्रोडक्ट चाहिए। उसके साथ इशू ये है कि प्रोसेस पैरामीटर्स बहुत टाइटली कंट्रोल करने पड़ते हैं। ओलियम का जो एप्लीकेशन है मेजरली वो होता है ये एल्काइल बेंजीन्स जो हैं उनके सल्फोनेशन में, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जो हम लोग एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट करते हैं हाइड्रोट्रोप्स के फॉर्मेशन में करते हैं। ये तीन बेसिक आपके सल्फोनेटिंग एजेंट हैं, और उनके रिएक्शंस कहाँ होते हैं, उनका एप्लीकेशंस कहाँ है। अब ये है कि ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन करना चाहते हैं। तो बेसिकली सल्फोनेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट जो है, या एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म या एप्लीकेशन इनकी क्या है, क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं। तो एप्लीकेशन मेजर इनका एप्लीकेशन जो आपके सल्फोनेट्स या सल्फेट्स हैं, क्या बनाने में, सल्फोनेट और सल्फेट बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। और ये जो सल्फोनेट और सल्फेट बनते हैं उनका क्या एप्लीकेशन है, तो उनका मेजर एप्लीकेशन है कि ये डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं। क्या बनाने में, डिटर्जेंट। उसके बाद क्या है, इमल्सीफायर यूज़, एज ए इमल्सीफायर यूज़ किए जाते हैं, एज ए डी इमल्सीफायर में भी इनका एप्लीकेशन है। उसके बाद ये सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, लुब्रिकेटिंग एडिटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो मेजर इनका एप्लीकेशन है, जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं सल्फोनेशन रिएक्शंस से, वो डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इनका मेजर एप्लीकेशन है। और भी इनका जो एक एप्लीकेशन है जो एज ए इंटरमीडिएट यूज़ किए जाते हैं फिनॉल और अल्कोहल के प्रोडक्शन में। तो ये मेजर इनका एप्लीकेशन हुआ। अब फिर हम लोग देखना चाहते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ये जो रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखना चाहते हैं इसमें, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में, क्योंकि सल्फोनेटिंग एजेंट के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सल्फोनेटिंग एजेंट ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। तो क्योंकि अब जो नए प्रोसेसेस हैं उसमें ज़्यादातर SO3 का यूज़ किया जा रहा है, SO3 या उसके कंपाउंड, सल्फर ट्राईऑक्साइड और उसके कंपाउंड। तो हम लोग जो फैक्टर्स देखेंगे बेसिकली SO3 के ही बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला फैक्टर होगा वो कंसंट्रेशन। सारी चीज़ों में टेम्परेचर यूजुअली फैक्टर्स होता है, प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होती है। तो कंसंट्रेशन हम लोग देखेंगे किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 की। तो SO3 की कंसंट्रेशन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है तो SO3 की कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है तो क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, सल्फर ट्राईऑक्साइड से रिएक्शन करके सल्फोनिक एसिड कंपाउंड बना। वो कंपाउंड जो बना आफ्टर सम टाइम्स, जब ढेर सारे कंपाउंड्स हो गए, शुरू में रिएक्शन हुई सल्फर ट्राईऑक्साइड से रिएक्शन करके सल्फोनिक एसिड जो कंपाउंड बन रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं,
वो खुद ही SO3 से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके बनते हैं, सल्फोनिक एसिड कंपाउंड्स बनेंगे। उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स जो ये सल्फोनिक एसिड कंपाउंड्स हैं वो SO3 से रिएक्ट कर जाते हैं। SO3 से रिएक्ट करके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं तो जो रिएक्शन स्लो हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस प्रोसेस को जो है ना फेवरेबल कंडीशंस में ऑपरेट करने के लिए SO3 की एक मिनिमम जो है कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है। एक मिनिमम कंसंट्रेशन से कम जो है SO3 को नहीं रखेंगे। अगर उससे कम होती है कंसंट्रेशन तो रिएक्शन जो है ना एडवर्स इम्पैक्ट होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मिनिमम लेवल जो है हमें इसको मेंटेन करना पड़ता है SO3 का कंसंट्रेशन का, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो जो अगर SO3 कम है रिएक्शन में कम अवेलेबल है तो जो आपका कंपाउंड सल्फोनिक एसिड कंपाउंड हुआ आधी SO3 आपका आधा, तो इसमें ये रिएक्शन फर्दर इससे रिएक्शन कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवेलेबल रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना रिएक्शन जो है आपकी स्लो हो जाएगी। स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट होगी लेकिन लेटर स्टेज पे रिएक्शन स्लो हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है टाइम और टेम्परेचर। टाइम एंड टेम्परेचर एक्चुअली जैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है रिएक्शन का तो रिएक्शन फास्ट होती है, लेकिन जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि रिएक्शन फास्ट तो होती है लेकिन अगर SO3 आप जो है एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है उसके लिए जो प्रोसेस पैरामीटर होते हैं, क्योंकि साइड रिएक्शंस होने लगती हैं अगर टेम्परेचर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल गया। तो पहली चीज़ तो एट हायर टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बोले हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, ये रिएक्शन जो होगी फास्ट होती है। लेकिन इशू ये है कि रिएक्शन टेम्परेचर जैसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया हमने तो रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए लेकिन साइड रिएक्शंस भी होने लगती हैं। तो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमने कर दिया तो साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी तो प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाएगी। प्रोडक्ट की यील्ड कम होगी तो जो है हम लोग का प्रोसेस जो है वो फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रिएक्शन में। तो इसलिए प्रोसेस में क्या किया जाता है कि टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रख के लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिएक्शन कराई जाती है। अगर टेम्परेचर बहुत फास्ट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमने रखा है प्रोसेस में तो रिएक्शन जो है कम टाइम के लिए कराएंगे। लेकिन अगर हायर टेम्परेचर है तो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट, बहुत प्रिसाइज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। हायर टेम्परेचर तो इशू है प्रिसाइज कंट्रोल की। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि टेम्परेचर को कम रख लिया जाए और थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिएक्शन करा ली जाए। तो यूजुअली यही प्रैक्टिस किया जाता है कि एट लोअर टेम्परेचर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन कंपैरिजन तो पहले जो एट हायर टेम्परेचर उसके करस्पॉन्डिंग कितना ड्यूरेशन है वो। तो लोअर टेम्परेचर पे लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए अगर रिएक्शंस कराई जाएँ तो रिएक्शंस जो है ना फेवरेबल होंगी और इससे जो है प्योर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। दूसरा पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर है कि प्रेजेंस ऑफ, जैसे आपकी थर्ड है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड का सल्फोनेशन कराना है उसके स्ट्रक्चर पे भी ये रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपना डिज़ायर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा या डिज़ायर प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म करेगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं,
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सल्फोनेशन रिएक्शन ईजिली दे देते हैं। अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें कोई अल्काइल ग्रुप का एडिशन कर दें तो रिएक्शन और फास्ट होने लगती है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसमें हम लोग कोई हैलाइड्स, जैसे हैलाइड्स है, नाइट्रो कंपाउंड जोड़ दें, कार्बोनिल कंपाउंड जोड़ दें, तो कौन कौन से, जैसे हैलोजन ऐड कर दिया आपने, हैलोजन है, नाइट्रो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर ऐसे कंपाउंड का हम लोग एडिशन करते हैं तो रिएक्शन जो है ना स्लो हो जाती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड यूजुअली जो है वो फास्ट रिएक्शन देते हैं, ईजिली जो है सल्फोनेशन रिएक्शन देते हैं। उसमें अगर हम लोग ऐड कर दें अमीनो ग्रुप है या सक्सेसिव अल्काइल ग्रुप्स हैं तो रिएक्शन और फास्ट हो जाती है या और ईजिली सल्फोनेशन रिएक्शन होने लगती है। अगर इसी एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग हैलोजन ऐड कर दें, नाइट्रो कंपाउंड ऐड कर दें या कार्बोनिल कंपाउंड ऐड कर दें तो रिएक्शन जो है ना सब्स्टिट्यूशन ईजी नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जैसे और अब कोई अल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए ये अल्काइल बेंजीन है, ये आर जो है अल्काइल ग्रुप का वो है सिंबल। तो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 3 पोजीशन है जब हम लोग सल्फोनिक एसिड या SO3 से रिएक्शन कर रहे हैं या ओलियम से रिएक्शन कर रहे हैं, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड हो जो कंपाउंड है, या मेटा पे हो, या पैरा पे। तो जो देखा गया है रिएक्शन में कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है रिएक्शंस ज़्यादा फेवरेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू द मेटा पोजीशन। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक ज़्यादातर ईजिली सब्स्टिट्यूशन देते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड में फिर अगर इसमें एडिशन फर्दर हो जाए अल्काइल ग्रुप का तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ईजी हो जाती है। और वही हैलोजन और नाइट्रो कंपाउंड साइड हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ईजिली नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोग का है वो है प्रेजेंस ऑफ अदर कंपाउंड्स, या बोल सकते हैं उसको कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट कहीं किसी भी रिएक्शन में यूज़ होता है तो बेसिकली वो रिएक्शंस की स्पीड बढ़ा देता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके स्पीड रिएक्शन की बढ़ा देता है। तो ये रिएक्शंस जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इसमें हैं तो किस तरह इम्पैक्ट करेंगे, तो 3 तरीके से जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस इम्पैक्ट कर सकती है। पहला किस तरह इम्पैक्ट करते हैं, चेंज इन ओरिएंटेशन कर देते हैं, चेंज इन ओरिएंटेशन। जो कंपाउंड है उनका ओरिएंटेशन में चेंज कर देते हैं और फैसिलिटेट करते हैं रिएक्शन को, फैसिलिटेटिंग रिएक्शंस। और थर्ड जो वे है वो इनहिबिट कर देते हैं साइड रिएक्शंस के, क्योंकि हमारे इसमें इशू ये था कि टेम्परेचर या जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे, उसमें ज़्यादा वेरिएशन होंगे तो साइड रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। तो साइड रिएक्शन होने के लिए तो साइड रिएक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड अगर ऐड कर दें जो साइड रिएक्शंस को कम कर दे, तो इनहिबिट साइड रिएक्शंस। तो 3 तरह से जो है कैटलिस्ट जो है साइड रिएक्शंस 3 वे हैं ये, जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर है तो 3 तरीके से वो जो है रेट ऑफ रिएक्शंस को या रिएक्शंस को इंक्रीज़ कर देंगे। चेंज इन ओरिएंटेशन के लिए जैसे हम मरकरी यूज़ करते हैं इसमें, तो मरकरी जब कंपाउंड यूज़ किया जाता है तो ये ओरिएंटेशन चेंज कर देता है। SO3 के साथ बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग इसको। तो जब मरकरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपका ओरिएंटेशन चेंज कर देगा और जो है हम लोग के रिएक्शंस फास्ट हो जाएगी। इसी तरह जैसे हम लोग कोई एसिड यूज़ कर लें, एसिटिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड को यूज़ करेंगे रिएक्शन में तो जो फॉर्मेशन ऑफ
जो साइड रिएक्शंस हो रही थी उसको वो प्रिवेंट कर देता है। इसी तरह हम लोग जो एक अगर और पैरामीटर्स देखना चाहें तो प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्शन में तो सॉल्वेंट भी सल्फोनेशन रिएक्शन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो अफेक्ट करता है। तो इसमें सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं बेसिकली हम लोग एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए, किसकी, मिक्सिंग की, और जिससे कि अगर यूनिफॉर्म मिक्सिंग है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि फास्ट होता है। तो इसलिए जो है सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। और कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे थे तो उसमें वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही थी। तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस में। तो सल्फ्यूरिक एसिड एज एक्सेस एसिड, एज क्या है, एक्सेस एसिड, एडिशनल एसिड हम लोग यूज़ कर लें तो एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है जिससे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था, कंसंट्रेशन कम होती जा रही थी। या हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड SO2 यूज़ कर सकते हैं। और क्या एक्वस सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा कैटलिस्ट में तो एसिटिक एसिड जैसे यूज़ कर रहे थे तो एक्वस सॉल्वेंट वो भी है, वाटर और एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। और क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीनेटेड एलिफेटिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीनेटेड एलिफेटिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट बेसिकली क्या करते हैं, ये मिक्सिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देंगे। मिक्सिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन जो है यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो उससे जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। ये तो मेजर पैरामीटर्स थे। क्या था कि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 थी, ओरिएंटेशन ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, टाइम और टेम्परेचर वन ऑफ द पैरामीटर्स था, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट थी, प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट था। जो इस रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये सल्फोनेशन रिएक्शन, ये एसिडिक जो आप सल्फोनेटिंग एजेंट यूज़ किया जा रहा है वो एसिडिक नेचर उनका होता है तो वो कोरोजन करते हैं। तो इसलिए रिएक्टर के भी बारे में स्टडी इम्पॉर्टेंट है। तो रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग इसमें कि रिएक्टर किस तरह यूज़ किए जाते हैं, क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो ये देखा गया कि जो कास्ट आयरन यूज़ किया जाता है बेसिकली इसमें, कास्ट आयरन, लेकिन इशू ये है कि कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और जो कोरोजन है ये जो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं या ओलियम यूज़ कर रहे हैं तो कोरोजन, तो दो इशू आते हैं कास्ट आयरन के साथ। एक तो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा कोरोजन। तो ये दोनों इश्यूज़ से को ओवरकम करने के लिए हम लोग प्रोसेस में जो है यूज़ करते हैं लाइनिंग की। तो लाइनिंग किसकी हो सकती है, लाइनिंग जो हो सकती है ग्लास की भी हो सकती है, इनेमल की भी हो सकती है, या मेटल्स की भी हो सकती है। तो ज़्यादातर जो है ग्लास की लाइनिंग यूज़ करते हैं। जो रिएक्टर बनाएंगे हम लोग, जो रिएक्टर डिज़ाइन किया जाता है उसमें जो इंटरनल पार्ट है, क्योंकि जो एसिड्स हैं वो कांटेक्ट किससे कर रहे हैं, रिएक्टर के इंटरनल पार्ट से कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाइनिंग मतलब लेयर जो है लगा देते हैं। किसकी ग्लास की लगा सकते हैं, या इनेमल की लगा सकते हैं, या मेटल्स की भी कभी कभी यूज़ की जाती है। तो जो मटेरियल है अपना इस रिएक्शन के लिए, सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए, वो यूज़ किया जाता है कास्ट आयरन। लेकिन उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का इशू है उसको, कोरोजन प्रॉब्लम को देखते हुए इसमें लाइनिंग की जाती है। लाइनिंग मेटल की भी हो सकती है, ज़्यादातर ग्लास की भी हो सकती है, ग्लास की ही होती है। तो ये रिएक्टर में लाइनिंग की ज़रूरत है और ये वाइड टेम्परेचर रेंज में ये रिएक्शंस ये सपोर्ट करता है ये रिएक्शंस को। अब हम लोगों ने ये बेसिकली देख लिया कि सल्फोनेशन प्रोसेस क्या है, सल्फोनेटिंग एजेंट क्या है, और फैक्टर्स क्या हैं जो इम्पैक्ट करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन को। अब हम लोग एक दो जो है मेजर रिएक्शंस देख लेते हैं इसकी क्या है, तो हमारा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मेजर रिएक्शंस क्या है, तो रिएक्शंस जो है ना, जैसे एल्केन की रिएक्शंस हैं, एल्केन कहिए या लीनियर
जब एल्केन पैराफिन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं पैराफिन्स, जो पैराफिन्स ये होती हैं जो लेस रिएक्टिव होती हैं, तो पैराफिन्स की जो रिएक्शन होती हैं उससे हम लोग को सेकेंडरी एल्केन सल्फोनेट बनता है। ये रिएक्शन किस तरह होती है, RH जैसे है, पैराफिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RH से। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ओलियम यूज़ कर रहे हैं, तो ओलियम को अगर ब्रेक करके इस तरह लिख दें 2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2O2 प्लस H2O, इस तरह ब्रेक करके हमने लिख दिया, तो रिएक्शन क्या होगी, RSO3H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से रीजनरेट हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये अपना क्या था, पैराफिन्स थी, तो सारी पैराफिन्स ये रिएक्शन नहीं देती हैं, और ये पैराफिन्स जो लीनियर पैराफिन्स होती हैं वो ज़्यादातर रिएक्शन देती हैं। कौन सी पैराफिन, लीनियर पैराफिन्स, जिसमें कार्बन जो है ना लीनियर चेन होती है कार्बन्स की। और दूसरा इसके साथ कंडीशन ये है कि जो कार्बन्स होंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो हैं शुड बी, नंबर ऑफ कार्बन जो है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अगर 6 से कम है तो ये रिएक्शन नहीं होती है। तो जो पैराफिन्स की सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो कार्बन के जो नंबर्स हैं वो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। लीनियर नेसेसरी कंडीशन नहीं है लेकिन फेवरेबल कंडीशन है। अगर जो आपका पैराफिन्स जो है लीनियर है तो वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी, ज़्यादा रैपिड होगी, लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन है वो कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इससे कम नहीं होने चाहिए। और ये रिएक्शन जो है वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में है होती है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब एल्केन की या पैराफिन्स की रिएक्शन हमने देख ली। अगर एल्कीन की देखें तो RCH डबल बॉन्ड CH2 ये कोई एल्कीन है। अब जैसे हमने सॉल्ट से उसका रिएक्शन कराया, जैसे हमने पढ़ा था कि ये आपका सल्फोनिक एसिड हो या उसका सॉल्ट हो, तो सॉल्ट से रिएक्शन होगी NaHSO3। बेसिकली क्या बनेगा, इसमें डिटर्जेंट हम लोग डिटर्जेंट फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है। तो RCH2 SO3Na, एक हाइड्रोजन जो है आपका, ये हाइड्रोजन आपके यहाँ ऐड हो जाता है तो CH2 हो गया, फिर CH2 SO3Na, ये एज ए डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है। तो दूसरी जो मेजर रिएक्शन हो गई पैराफिन्स की हमने देख ली। पैराफिन्स की रिएक्शन जो है ना, उससे हम लोग सेकेंडरी एल्केन सल्फोनेट बनाते हैं और वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है। उसके लिए कंडीशन है कि लीनियर होना चाहिए कंपाउंड और नंबर ऑफ़ कार्बन्स शुड बी नॉट लेस देन 6 होने चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये पूरे सल्फोनेशन की, वो है लीनियर एल्काइल बेंजीन से। जब हम लोग लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट बनाते हैं, ये प्रोसेस आगे आएगा, उसके बारे में हम लोग प्रोसेस फ्लोशीट भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है क्या चीज़, लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, LAB, लीनियर एल्काइल बेंजीन को LAB बोलते हैं, सल्फोनेट है तो LABS इसको बोला जाता है। तो ये क्या चीज़ है, लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो है, लैब्स जो है वो है एक एनायनिक सर्फेक्टेंट है। और जो हम लोग हाउस होल्ड में जो डिटर्जेंट यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर जो डिटर्जेंट होते हैं लैब से ही मिलके इसी का फॉर्मुलेशन यूज़ किया जाता है और कंपाउंड के साथ। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन है, बेंजीन से एल्काइल बेंजीन बनाते हैं। तो एल्काइलेशन रिएक्शन वहाँ पे होती है। तो बेंजीन से जब एल्काइल बेंजीन आपका बन गया, ये एल्काइल बेंजीन का भी हमने देखा कि इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेंजीन है उस पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जब किसी सल्फर ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन
हम लोग कराएंगे। तो ऑर्थो पे भी ये तीनों पोजीशन हैं अवेलेबल ऐड होने के लिए, और इसके साथ हाइड्रोजन जानते हैं हम, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये कार्बन के साथ ऐड होगा सल्फर ग्रुप। तो ये किसी भी ग्रुप पे ये ऐड हो सकता है, ये किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे ऐड हो सकता है। तो किसी भी पोजीशन पे ऐड हो सकता है, तो इसलिए हम लोग जस्ट एक एरो शो कर देते हैं। तो एरो शो करने का मतलब ये कि इस पोजीशन पे भी ऐड हो जाएगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। और कंपाउंड क्या बनेगा, SO3H। अब इसकी न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन करते हैं, क्योंकि हमें सॉल्ट ये Na ग्रुप यहाँ पे लाना है, तो ये क्या करता है, H2O बाहर निकल जाता है। हम लोग ऐसे ही ऐसे शो करेंगे कि किसी भी पोजीशन पे लग सकता है, SO3Na प्लस H2O। H2 ये आपका ये यहाँ से OH, यहाँ से H2O निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह जो है ना लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो ये ये प्रोसेस के बारे में था, सल्फोनेशन प्रोसेस के बारे में। कि सबसे पहले हमने देखा सल्फोनेशन प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद सल्फोनेटिंग एजेंट क्या है। 3 सल्फोनेटिंग एजेंट हम लोगों ने देखे थे। सल्फर ट्राईऑक्साइड देखा था, और उसके कंपाउंड ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड। जो सबसे ओवरऑल कॉस्ट की हम लोग बात करें, तो सबसे कम कॉस्ट जो है पूरे प्रोसेस की, ये आती है सल्फर ट्राईऑक्साइड से। उसके बाद जो प्रोडक्ट की प्योरिटी देखें, प्योरिटी जो है हाईएस्ट है आपकी सल्फर ट्राईऑक्साइड की इन कंपेरिजन टू ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड जब यूज़ करते हैं। तो प्योरिटी भी सबसे ज़्यादा इसी की होती है, ओवरऑल कॉस्ट भी ये है। लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि प्रोसेस जो पैरामीटर्स हैं उनको प्रिसाइज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो ये कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है इस प्रोसेस में। और तीसरा जो है, ये अगर प्रोसेस, ये तो बैच प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस, तो ये जो इसके साथ ये इशू है कि ये सिर्फ कंटिन्यूअस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। अगर बैच प्रोसेस में हमें यूज़ करना है तो ये दोनों प्रोसेस मेजरली यूज़ होते हैं बैच प्रोसेस में। इनको ये ओलियम जो है, ओलियम बैच कंटिन्यूअस दोनों में यूज़ किया जाता है। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फोनेटिंग एजेंट है, वो ज़्यादातर हम लोग जो है यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैच प्रोसेस के लिए। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने देख लिया कि सल्फोनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, उनका तीनों सल्फोनेटिंग एजेंट के कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे रिएक्शंस होती हैं, वो देख लिया। फिर फैक्टर्स है जो सल्फोनेशन रिएक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, और फिर जो मेजर रिएक्शंस हैं वो देख ली हमने। तो इस तरह सल्फोनेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस है अल्काइलेशन प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे।